मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है किया था, जो कि आधा अधूरा था, इलास्ट्रेशन वन। यहाँ पर बोला था कि बीओटी पैटर्न में एक जो है हाईवे बनाया गया है। बीओटी पैटर्न क्या होता है वो भी मैंने बताया था। गुड मॉर्निंग मैम। तो बीओटी पैटर्न ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनी अगर जो है इस तरीके का कुछ बिल्डअप करती है लाइक हाईवे वगैरह, तो उन्हें एक अपना इन्वेस्टमेंट जो किया है वो रिकवर करने के लिए एक पीरियड जो है गवर्नमेंट से दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक आप इसे ऑपरेट कीजिए और इससे जो भी इनकम होगा आप रखिए, उसके बाद हमें दे दीजिएगा, हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो दैट इज बीओटी। 25 ईयर्स यहाँ पर था। और ट्रैफिक असेसमेंट करके देखा गया कि कुछ इतने तरह के जो है मतलब व्हीकल चल सकते हैं, टू व्हीलर, कार, बस, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल। डेली जो है कितना चलेगा वो हमें डेटा बताया था और खर्चा बता दिया था। ठीक है, खर्चा बता दिया था और हमें बताना था कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड। मतलब जो 25 ईयर्स चल रहा था इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, जिसका आंसर हम लोग निकाल चुके थे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे हो जाएगा 12.67। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर दिया था, ये इन लैख में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग को कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, उसके बाद बोला था कंप्यूट टोल फी। हमें टोल फी बताना था फॉर पर व्हीकल ऑफ ईच टाइप। हर एक व्हीकल से हम लोग कितना टोल फी लेंगे वो हमें बताना है। इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट। तो फी का मतलब तो वही हो जाएगा कॉस्ट एड ऑन करके। गुड मॉर्निंग। देखो तो यहाँ पर 15% ऑन टोटल कॉस्ट, तो हम लोगों ने सेल वैल्यू मतलब गुड टोटल मॉर्निंग फी मैम। निकाल। देखो टोटल फी निकाल लिया था। अब हमें एक एक व्हीकल से कितना कलेक्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ व्हीकल चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन वही करना था कि हमें नंबर ऑफ व्हीकल कितना होगा वो कैलकुलेट करना था, वो क्वेश्चन। फिर 2 और इलास्ट्रेशन 11 करने से ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हीकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, उसके नीचे ये लिख देंगे तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये जो नंबर ऑफ व्हीकल हमें कैलकुलेट करना है, तो अब देखो दिमाग में ये बात तो आ ही सकता है कि हमें तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कितना, नंबर नहीं दिया है बट परसेंटेज दे दिया है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ नंबर में बता दिया है। ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन और एक चीज करना पड़ेगा, हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे कॉलम बनाना पड़ेगा, तो अभी लिखो हम समझाते हैं। टाइप्स ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड बोल रहे, फिर उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम, वेट, रेशियो, इक्विवेलेंट टू टू व्हीलर, इक्विवेलेंट टू टू व्हीलर। ये क्यों करना पड़ा अभी हम बता देंगे। पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ व्हीकल, वो तो हमें ऐसे भी लिखना पड़ेगा अगर हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ व्हीकल
टू व्हीलर, कार, एसयूवी, बस, एलसीवी और हेवी कॉमर्शियल व्हीकल। तो यहाँ लिखते हैं टू व्हीलर्स, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, कार्स एंड एसयूवीज, बस एंड एलसीवी, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल। अच्छा, वॉल्यूम भी क्वेश्चन हमें बताया है, वॉल्यूम बता दिया है 44,500, 3450, 1800, 816। तो ये 816, ये 1800, 3450, 44,500। ठीक है। अच्छा, अब वेट परसेंटेज नीचे वाले कॉलम में हमें बताया था, वो लाइन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि टाइप ऑफ व्हीकल जो है कौन सा कितना परसेंट। अब ये परसेंटेज क्या है, बोल रहा है कि जो व्हीकल का स्पेसिफिकेशन है, कि स्पेसिफिकेशन कैसे इन्होंने किया है, बोल रहा है कि कितना वेट है व्हीकल जो जा रहा है और उसका साइज कितना है, टाइम सेविंग्स। एक्चुअली साइज के ऊपर ही जो है टाइम सेविंग्स डिपेंड करता है। बड़ा बड़ा गाड़ी होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, छोटा गाड़ी होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है कि टू व्हीलर 5%, ठीक है, 5%। उसके बाद था 20%, ठीक है। नेक्स्ट भूल गए, 30 और 45, 30% और 45%। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो हम लोग अगर नंबर ऑफ व्हीकल निकालेंगे तो बेसिकली ये ऐड करने से ही तो हमें मिल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये ऐड करके हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा है, मान लो मेरे पास 1 kg 200 ग्राम है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये डायरेक्ट 1 kg 200 ग्राम से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, या तो दोनों को किलो में या ग्राम में, या फिर सिंपल अगर देखो तो हम लोगों ने पूरा सर्विस कॉस्टिंग कर लिया, आज कंप्लीट भी हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग देख रहे थे ना, हम लोग एक बार पर एनम, एक बार पर मंथ, दोनों तरीके का डेटा तो लिख नहीं सकते। हमें जो भी डेटा लिखना है सेम तरीके का लिखना है, ठीक है। तो गाड़ी का जो वेट रेशियो दिया गया है वो तो गाड़ी के अलग अलग फीचर्स के हिसाब से दिया गया है कि कौन सा गाड़ी का वेटेज कितना है और कौन सा गाड़ी जाने मतलब पास ऑन होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम सेव होगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, वेटेज साइज टाइम सेविंग्स, द फॉलोइंग वेटेज हैज बीन असाइन टू द पासिंग व्हीकल। तो टू व्हीलर जाता है तो उसका वेटेज है 5%, क्योंकि उसका वेट सबसे कम होगा इसीलिए उसका वेटेज देखो 5% है। साइज भी छोटा होगा, टाइम सेविंग सबसे ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से वेटेज दिया हुआ है। सबसे हेवी कॉमर्शियल व्हीकल को 45% दिया हुआ है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ व्हीकल से कैलकुलेट करना है तो मुझे सभी व्हीकल को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, या तो पूरे डेटा को पर मंथ में या तो पूरे डेटा को पर एनम में करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फीचर्स जो है उसके हिसाब से तो हम लोग कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लोग इस वेटेज, ये देखो वेटेज अगर देखें तो ये 100% हो जाएगा अगर चेक करके देखोगे तो। क्योंकि 45 ये हो गया मेरा, 45 + 5 50 और 30 20 50 100%। तो 100% का वैल्यू मेरा इससे, इसको टोटल करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 100% का वैल्यू इससे बराबर हो जाएगा। तो अगर 100% का वैल्यू इतना है तो 5%, ठीक है। मतलब सिंपल हम लोग और एक टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, यूनिटरी नहीं करके हम लोग इसका रेशियो कर सकते हैं वेटेज का। तो वेटेज का रेशियो अगर बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये देखो 5:20:30:45। मतलब अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 1:4, यहाँ पर हो गया 6:9, ठीक है। तो इस रेशियो में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं ये सारे जो वॉल्यूम है उसको, तो हमें इक्विवेलेंट टू व्हीलर मिल जाएगा। क्या टू व्हीलर की इक्विवेलेंट करना ही जरूरी है, नहीं, किसी भी एक इक्विवेलेंट में कर सकते हैं। मतलब या तो टू व्हीलर की इक्विवेलेंट कर देंगे सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स को, ठीक है, या फिर हम लोग कार या एसयूवी या फिर बस एलसीवी या फिर हेवी कॉमर्शियल, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है तो ये आसानी में चेंज हो जाएगा। मतलब बात इतना है कि 44,500 टू व्हीलर जो है डेली बेसिस पे चलेगा। तो ये तो टू व्हीलर पे ही है, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट टू व्हीलर रखा है तो ये 44,500 ही रहेगा, ठीक है। अब कन्वर्जन देखो, अब बोल रहा है अगर 3450 कार चलेगा। अब ये वेटेज हमें क्या बता रहा है, बताइए, वेटेज हमें ये बता रहा है कि अगर
एक मेरा टू व्हीलर चलता है, तो देखो ये 5% और ये 4%, मतलब इसका 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स मतलब अगर 4 टू व्हीलर चलेगा, इसका मतलब हो जाता है कि जो है हम लोग का एक जो है कार या एसयूवी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 5% का 4 टाइम्स है एक कार या फिर एसयूवी का जो वेटेज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से ही हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब हम लोग इसका वेटेज इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 4 × 3450, चेक करते हैं कितना आएगा 4 × 3450। तो ये आ गया हम लोग का 13,800, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 13,800, मतलब एक कार या एसयूवी का मतलब, इतने सारे कार या एसयूवी का मतलब एक नहीं, एक्चुअली इतने कार या एसयूवी का मतलब इतना सारा जो है टू व्हीलर, ठीक है। तो हम लोग सभी डेटा को टू व्हीलर के बराबर कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें टोटल जो नंबर ऑफ व्हीकल मिलेगा वो सभी का जो टाइप है वो एक जैसा हो जाएगा, ताकि डिवाइड करने से हमें आंसर सही सही मिले, क्योंकि ये सब अलग अलग फीचर्स है, किसी का परसेंट। अब लेकिन अब अलग करना जरूरी क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट है ना, मेरे पास जो कॉस्ट है वो तो मुझे टोटल में दिया हुआ है हर टाइप के व्हीकल के लिए। मेरे पास अगर मतलब अलग अलग कॉस्ट मिलता कि कार एसयूवी का कॉस्ट इतना होता है पूरे ईयर में, या फिर हम लोग को अगर टू व्हीलर का कॉस्ट अलग मिलता, तो हम लोग सिंपल ये जो गिवन वैल्यूज है उससे डिवाइड कर लेते, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो हर तरीके का, मतलब ये 4 टाइप्स ऑफ व्हीकल के ऊपर दिया हुआ, तो 4 टाइप्स को मुझे एक ही टाइप में ट्रांसफर करना है, तो मैंने टू व्हीलर में ट्रांसफर कर लिया। मतलब सीधा बात है, ये इस रेशियो का मतलब है एक टू व्हीलर का जो है, मतलब 4 टू व्हीलर जो है वो एक कार एसयूवी के बराबर है, ठीक है। 6 जो टू व्हीलर है वो एक बस या एलसीवी के बराबर है, और अगर 9 टू व्हीलर चलेगा तो वो हमारा एक कॉमर्शियल हेवी व्हीकल के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज या वेटेज का मतलब। कभी अगर स्टैटिस्टिक्स में वेटेड एवरेज मेथड देखे तो वो भी वही होता है, जैसे कि हमारा जो मतलब मिड टर्म टेस्ट होता है उसका वेटेज कितना है, फाइनल एग्जाम का वेटेज कितना है, तो इस तरीके से। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर अगर इतने सारे, यहाँ पर देखो इतने सारे अगर कॉमर्शियल व्हीकल चलेंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब देखो अगर हम लोग का 1800 नंबर ऑफ बसेस चलेगा, तो वो कितने सारे टू व्हीलर के बराबर होगा, तो 6 टू व्हीलर इक्वल टू 1 बस, तो 1800 बस यानी 1800 × 6 ये करना पड़ेगा। तो 1800 × 6 करके देखते हैं, तो 10,800 नंबर ऑफ टू व्हीलर, और 9 टू व्हीलर इक्विवेलेंट टू 1 कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। तो 816 कॉमर्शियल व्हीकल इक्वल टू 7344 टू व्हीलर। अब ये सब ऐड करने से हमें पता चलेगा कि टोटल व्हीकल जो है, अगर हम लोग एक ही पैटर्न यानी कि टू व्हीलर के पैटर्न में लेके आ जाते हैं, तो हम लोग का कितना नंबर ऑफ व्हीकल हो जाए। तो ये हो गया 76,444, ठीक है। तो हम लोगों को एक ही पैटर्न का टू व्हीलर पता, एक ही पैटर्न का व्हीकल हम लोगों ने बना लिया। अब मैंने टू व्हीलर में ट्रांसफर किया, तुम लोग चाहो तो किसी और में कर सकते हो, लेकिन बाकी केसेस में करने जाओगे तो उसमें पॉइंट वगैरह डिवाइड करने से आएगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली हो जा रहा है ना, क्योंकि इसका सबसे कम था, मतलब एक टू व्हीलर का परसेंटेज है 5, एक टू व्हीलर का मतलब एक टू व्हीलर जहां रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 44,500 टू व्हीलर मतलब 44,500 टू व्हीलर। अब एक 4 टू व्हीलर इक्विवेलेंट टू 1 कार, ठीक है। तो 3450 कार इक्वल टू कितना टू व्हीलर, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है वेटेज के अकॉर्डिंग। तो हमें 76,444 नंबर ऑफ व्हीकल मिल गया। अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट था वो हर टाइप के जो है मतलब व्हीकल के ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। अगर इंडिविजुअली कॉस्ट अवेलेबल होता तो फिर हमें ये मेहनत करने का जरूरत नहीं होता। तो 76,444 ये आंसर आया है, 76,444, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 14,57,050 डिवाइडेड बाई 76,444। तो ये आंसर आ गया 19.06 रुपीज, 19.06
पर इक्विवेलेंट व्हीकल। ठीक है, अभी ये जो व्हीकल का इक्विवेलेंट क्या है उसका वैल्यू आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोग को पूछा क्या है कि हर एक व्हीकल का इंडिविजुअली बताना है, कंप्यूट टोल फी टू बी चार्ज पर व्हीकल ऑफ ईच टाइप। लेकिन मेरा आंसर जो है वो टू व्हीलर का निकला है। ठीक है, मुझे हर एक टाइप का आंसर देना है। इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट, वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा? मैंने गलती से ना थोड़ा जगह नहीं रखा, वर्किंग नोट के बाद आंसर आएगा। ठीक है, अभी तो जगह नहीं है तो हम इसके बाद ही करेंगे, और क्या करें, इसके नीचे लिख देते हैं जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो जो 2 का सोल्यूशन है वो ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर लिखते हैं टू व्हीलर टाइप्स ऑफ व्हीकल। वर्किंग नोट बाद में करने से अच्छा होता है। ठीक है, तो टू व्हीलर, कार एंड एसयूवी, बस एंड एलसीवी, हेवी कॉमर्शियल व्हीकल। फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉस्ट। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने निकाला अभी 19.06, 19.06, 19.06, 19.06। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे वेटेज, वेट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टू व्हीलर एक। ठीक है, 4 टू व्हीलर इक्विवेलेंट टू 1 कार एसयूवी, 6 टू व्हीलर इक्विवेलेंट टू 1 बस एंड एलसीवी, और 9 टू व्हीलर इक्विवेलेंट टू हेवी कॉमर्शियल व्हीकल। ठीक है, अब हम लोगों को टोल फी जो है वो पर व्हीकल के, मतलब हर टाइप ऑफ व्हीकल का निकालना है, टोल फी पर व्हीकल। ठीक है, हर टाइप का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक जो टू व्हीलर है उसका 19.06 हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर 4 टू व्हीलर का खर्चा निकालेंगे तो एक कार या एसयूवी का आ जाएगा, क्योंकि एक कार या एसयूवी जो है वो 4 टू व्हीलर के बराबर है। ठीक है, तो 19.06 इंटू 4, तो ये आ गया 76.24, ये आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से अगर 6 टू व्हीलर का खर्चा निकाल लेंगे, एक टू व्हीलर का 19.06, 6 टू व्हीलर का हो जाएगा 114.36, 114.36, और 6 टू व्हीलर का खर्चा इक्विवेलेंट टू 1 बस और एलसीवी, और ये लास्ट वाला 171.5। ठीक है, तो ये हो गया 9 टू व्हीलर का कॉस्ट, जो कि इक्विवेलेंट टू 1 हेवी कॉमर्शियल व्हीकल हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रुपीज इतना हो जाएगा। तो ये जो है 19.06 जो है पर टू व्हीलर, 76.24 पर कार और एसयूवी। ठीक है, एक कार या एसयूवी का खर्चा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू 4 टू व्हीलर का खर्चा। ठीक है, तो ये डिवाइड करने में हम लोगों को, मतलब ये डिवाइड हम लोग डायरेक्टली कर ही नहीं सकते नंबर ऑफ व्हीकल ऐड करके, क्योंकि सबका खर्चा जो है अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबको इक्विवेलेंट कर लिया, और आसान है कि टू व्हीलर के बराबर कर लेंगे, क्योंकि उसका वेटेज सबसे कम है, तो बाकी सब में मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। अगर दूसरा कुछ ले लोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा वेटेज होता है उसी के बराबर हमें कर लेना चाहिए, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में यही एक, मतलब बोल सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बाकी आगे का तो वैसा कुछ था नहीं। और ये कॉस्ट वगैरह मैंने बोला था तुम लोग को एक बार लिख के लेकिन ऐड कर लेना है, नाम लिख के, वो मैंने और लिखा नहीं, फालतू में टाइम जाएगा इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ओन्स ए बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। तो मिस्टर एक्स का जो है कुछ बसेस है जो कि कुछ इस तरीके से चलता है, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और उसी दिन वापस भी आ जाता है। डिस्टेंस कवर 251 वे, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ का जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर। ये वन वे बता दिया, इससे पता चलता है सिर्फ मतलब एक साइड का बता रहा है, लेकिन जाके वापस आता है मतलब पर डे 250 किलोमीटर इन प्लस 250, या फिर 250 इंटू 2, इतना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब लगभग 500 किलोमीटर हो रहा है शायद, हाँ
500 किलोमीटर। फिर नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, मंथली 8 बार ऐसे जो है वो बस रन करता है, ठीक है। तो एक दिन में 500 किलोमीटर का ट्रेवल, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 500। और बोल रहे सीटिंग कैपेसिटी जो है बस का वो है 90%, मतलब जितना सीटिंग कैपेसिटी उसमें ऑक्यूपाइड होता है 90%। सीटिंग कैपेसिटी यहाँ नहीं, शायद नीचे दिया हुआ होगा, देख लेंगे, ठीक है। मतलब अभी इतने से तो पता चलेगा कि पूरे मंथ में कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा ये वाला बस, क्योंकि मंथ में 8 डेज ही चलता है। दिल्ली टू आगरा जाता है और जाके वापस आता है, सेम तरीके का इंफॉर्मेशन है। डिस्टेंस कवर 210 किलोमीटर, तो 210 किलोमीटर जाना और 210 किलोमीटर आना, तो 210 इंटू 2, ठीक है। और ऐसा पूरे मंथ में 10 टाइम्स किया जाता है, तो ये एक दिन का तो 10 टाइम्स का कितना हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो बस दिल्ली से आगरा जा रहा है वो पूरे मंथ में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है वो पूरे मंथ में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसका भी सीटिंग कैपेसिटी ऑक्युपाइड बता दिया 85%, ठीक है। फिर दिल्ली टू जयपुर एंड बैक ऑन द सेम डे, सेम तरीके का इंफॉर्मेशन है। डिस्टेंस कवर 270 किलोमीटर वन वे, तो 270 किलोमीटर इंटू 2 पर डे इंटू 6 करेंगे तो पर मंथ का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मंथ में 6 टाइम्स ही जो है बस जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 100% सिटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वो तो हम लोग तब निकालेंगे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पैसेंजर किलोमीटर। जब हम लोग पैसेंजर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पैसेंजर किलोमीटर, इसके आगे डिस्टेंस ही निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर खर्चा बता दिया है, कॉस्ट ऑफ द बस, ये तो डायरेक्टली नहीं आएगा, इसका डिप्रिशिएशन आएगा। सैलरी है, सैलरी ऑफ द कंडक्टर, ड्राइवर, पार्ट टाइम अकाउंटेंट, ये सब फिक्स्ड होगा। जितना सैलरी दिख रहा है फिक्स्ड होगा, डिप्रिशिएशन फिक्स्ड होगा, इंश्योरेंस फिक्स्ड होगा, डीजल कंजम्पशन वेरिएबल हो जाएगा, रोड टैक्स फिक्स्ड होगा, लुब्रिकेंट ऑयल जो है ये हम लोग का वेरिएबल, परमिट फी ये भी हम लोग का जो है, मतलब चलने के लिए रोड पे परमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर बस का जो परमिट फी है वो भी फिक्स्ड होता है। रिपेयर मेंटेनेंस में देंगे। डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया कितना है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस, अच्छा सारे बस में 50 लोग बैठ सकते हैं। अब कौन सा बस कितना ऑक्युपाइड था वो मैं ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 का 90%, और जो दिल्ली टू आगरा है 50 का 85%, और एक 50 का 100%। पैसेंजर टैक्सेस टू 20% ऑफ द टोटल टेकिंग्स, बोल रहा है जो सेल वैल्यू होता है, टेकिंग्स का मतलब यहाँ पर सेल होता है, मैंने पहले ही बोला। तो पैसेंजर जो है उनसे टैक्स लिया जाता है सेल वैल्यू पे, कितना 20%। अच्छा, कैलकुलेट द बस फेयर, बस फेयर कैलकुलेट करना है, मतलब बस का भाड़ा यानी सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस यहाँ पर टैक्स है तो टैक्स भी ले लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टोटल टेकिंग्स, तो प्रॉफिट भी बता दिया है कितना होगा, टैक्स भी बता दिया है परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स के अकॉर्डिंग। तो टेकिंग्स अगर हम लोग एक्स मान लेंगे तो उसके हिसाब से निकल जाएगा। द फेयर आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर। हमें क्या करना है, हर एक पैसेंजर का सॉरी हर एक जो हम लोग का डिस्टेंस है उसका फेयर बताना है पर पैसेंजर। मतलब एक पैसेंजर अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है तो कितना फेयर लगता है, ठीक है। या दिल्ली से आगरा या दिल्ली से जयपुर, तो जो डिस्टेंस कवर है उसका फेयर कितना है। 3 तरीके का जो सिस्टम है तीनों में हमें बताना है, ठीक है। तो ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अच्छा, एक चीज देखना पड़ेगा, खर्चा हमें मंथली दिया है कि ईयरली दिया है वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर चेंजेस करना पड़ेगा। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स कॉस्ट ऑफ द बस, अच्छा ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिल्ली टू चंडीगढ़, अच्छा ये मंथ का डेटा था जो भी डिस्टेंस कवर है, तो इसका मतलब ये जो अदर डिटेल्स है ये भी मंथली होगा, क्योंकि देखो सभी में पर मंथ, हाँ ये देखो जो पर एनम है उसको मंथ पर मंथ में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। क्यों मंथ में ट्रांसफर करेंगे, देखो क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर मंथ में दिया हुआ है, तो ठीक है हम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा मंथली है, एनम वाला डेटा कम है, तो हम लोग फिर मंथली में ही ट्रांसफर करेंगे। अगर एनम भी करते हो डिवाइड करोगे तो फिर डिस्टेंस पर एनम के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्टेंस मुझे पर मंथ दिया है, मैक्सिमम डेटा पर मंथ दिया है, तो मुझे पर एनम में जाना ही नहीं चाहिए, उसमें मेरा ही कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग मंथली निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट। चाहे तो
ईयरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहला बात है तो फिर मेरा मैक्सिमम जो है चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें मुझे मैक्सिमम चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा गिवन जो है वो मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वो मंथली में ही दिया हुआ है। क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा ना, अगर टोटल कॉस्ट पर एनम के साथ टोटल डिस्टेंस पर एनम डिवाइड करोगे तो भी जो आंसर आएगा, टोटल कॉस्ट पर मंथ के साथ टोटल डिस्टेंस पर मंथ डिवाइड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन हम लोग को देख लेना है कौन सा करने से हमें जल्दी मतलब कैलकुलेशन टाइम कम होगा हम लोग। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, अच्छा स्टैंडिंग चार्जेस में देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द बस यानी डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। बस का कॉस्ट जो है वो है हम लोग का 12 लाख और 20% पर एनम लगाना है, तो 12 लाख इंटू 20% पर एनम डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, क्योंकि ये करने पे हमें 1 ईयर का मिलेगा, क्योंकि हम लोग मंथली निकाल रहे हैं। ठीक है, पर मंथ का निकाल रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग निकाल। तो 12 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12, मतलब 0.2, ये 20,000 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है सैलरी ऑफ द ड्राइवर 24,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ द ड्राइवर 24,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ ड्राइवर 24,000 पर मंथ। ठीक है, फिर सैलरी ऑफ कंडक्टर 21,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ कंडक्टर 21,000 पर मंथ। ठीक है, फिर है सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000 पर मंथ। अच्छा इसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ द बस 4,800 पर एनम, इसको चेंज करना पड़ेगा। इंश्योरेंस 4,800 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, पर मंथ पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। अच्छा इंश्योरेंस के बाद है फिक्स्ड खर्चे में डीजल तो वेरिएबल में जाएगा। रोड टैक्स परमिट फी, ये लिख लेते हैं, रोड टैक्स और परमिट फी। देखते हैं किस में दिया हुआ है, मंथ में या फिर ईयर में। रोड टैक्स दिया हुआ है 15,915 पर एन, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 15,915 पर एन। 15,915 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 1326.25। और परमिट फी जो है वो है हम लोग का 315 पर मंथ। ठीक है, 315 पर मंथ। अच्छा और देखते हैं कोई खर्चा है जो फिक्स्ड में जाएगा। डिप्रिशिएशन हो गया, सीटिंग कैपेसिटी, बस यही है, तो ये फिक्स्ड में हो गया। अब वेरिएबल का, ठीक है, तो फिक्स्ड का ये टोटल हो जाएगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इसको हम ए लिख लेते हैं। यहाँ भी चाहो तो ए लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, प्लस 315 फोर 5,000 फोर, मतलब 26,400, 26,400 प्लस हो जाएगा 44,000, तो 72 72,041.25। ठीक है, तो 72,041.25, यहाँ पॉइंट लिया था तो यहाँ पर भी ना पॉइंट लिख। अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे बी पॉइंट बोल के, रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस, ठीक है। अच्छा रनिंग में देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को। डीजल कंजम्पशन और लुब्रिकेंट ऑयल, बस ये दो, डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल।
ठीक है। अब इसका खर्चा कैसे बोला है, देखो डीजल कंजम्पशन जो है यहाँ पर बता दिया है कि 4 किलोमीटर जाने पे 4 किलोमीटर पर लीटर एट 56 पर लीटर, मतलब बोल रहा है कि 1 लीटर डीजल पे 4 किलोमीटर जा सकते हैं, और 1 लीटर डीजल का प्राइस है 56 रुपीज, मतलब 1 लीटर डीजल खरीद लिया 56 रुपीज का। अब ये 56 रुपीज से हम लोग 4 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, बस 4 किलोमीटर जा सकते हैं। तो पर किलोमीटर के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, और मंथली क्योंकि निकाल रहे हैं तो मंथली जो है वो बस कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब इनटू मंथली ट्रैवल जो है वो निकालेंगे तो टोटल जो है हमें डीजल कंजम्पशन का खर्चा पता चल जाएगा। सेम तरीके से लुब्रिकेंट ऑयल बोल रहा है कि 10 पर 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर जाने से 10 रुपीज का जो है तेल लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा होता है। तो 1 किलोमीटर जाने से 10/100, तो टोटल डिस्टेंस कवर पर मंथ कितना है वो निकाल लेंगे, तो उसमें ये भी आ जाएगा। मतलब इसका मुझे वर्किंग नोट चाहिए होगा ये दोनों चीजों के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर ब्रैकेट देके दिखाते हैं। देखो मुझे पहले वाले में लिखना है कुछ ऐसा, यहाँ पर 56 रुपीज डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर इंटू जो डिस्टेंस होगा वो लिखने के बाद कैलकुलेशन, और यहाँ पर हो जाएगा 10/100 रुपीज, 10/100 किलोमीटर इंटू डिस्टेंस जो होगा, ये लिखने से मुझे यहाँ पर दो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मिलने के बाद मुझे रिपेयर मेंटेनेंस लिखना पड़ेगा, टोटल रनिंग, मतलब नेक्स्ट पेज में मुझे जगह रखना है। ये करने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा टोटल रनिंग चार्जेस, यानी पॉइंट बी, टोटल रनिंग चार्जेस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पहले हम पूरा बना लेते हैं फिर वर्किंग नोट बना लेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस का ना हमें बता ही दिया है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 1000 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं, हेडिंग तो यही है मेरा 1000 पर मंथ, ठीक है। तो ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर मंथ, तो इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर मंथ, ए प्लस बी प्लस सी बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पर एक टैक्स का कंसेप्ट बोला था, बिफोर टैक्स। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे पैसेंजर टैक्स, पैसेंजर टैक्स जो कि हमें कितना पे करना है, बोला है कि मतलब कितना इन्होंने रखा है उतना ही ऐड करेंगे। सेल वैल्यू पे बोल रखा है 20%, ठीक है। तो 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, तो टोटल टेकिंग्स भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो जितना वैल्यू आएगा उतना प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लिखना है, प्रॉफिट लिखना है 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ऐसे ही बोला था, देखो 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ये देखो 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ठीक है। अब ये आंसर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टेकिंग्स पर मंथ, ठीक है, टोटल टेकिंग्स पर मंथ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पर पैसेंजर, ठीक है। तो इसके बाद हमें आंसर निकालना पड़ेगा, मतलब और थोड़ा मुझे जगह रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो मेन आंसर होगा कि बस फेयर टू बी चार्ज्ड पर पैसेंजर, एक एक पैसेंजर से हम लोग कितना बस फेयर चार्ज करेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने का कितना चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली टू आगरा था और दिल्ली टू जयपुर था, ठीक है। ये बात देख लेते हैं, मुझे जितना याद है ऐसा ही था, चंडीगढ़, हाँ, D2C D2A D2J, हाँ ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर मंथ का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर मंथ, ठीक है। और इधर हम लोग निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, वो भी निकाल लेंगे, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर
पर मंथ। पैसेंजर किलोमीटर कैसे आता है, पैसेंजर इंटू किलोमीटर करके, तो पहले इधर किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली टू चंडीगढ़, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो बस रूट वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन और भी बेटर हो जाएगा। दिल्ली टू आगरा और दिल्ली टू जयपुर, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे पर मंथ का। अब जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, सेम उसी तरीके से करना है। अब डिस्टेंस कवर देखते हैं एक एक जगह का कितना है। दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर वन वे, ठीक है। तो 250 किलोमीटर जाने का और आने का, दोनों केस में ही तो जो है तेल का खर्चा होगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर इंटू इतना, ये एक दिन का, इंटू जितने दिन जो है ये बस जाता है चंडीगढ़, 8 डेज, ठीक है, इंटू 8 डेज। तो ये हमारा पूरे मंथ का निकल जाएगा। तो इंटू कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा। 250 इंटू 2 500 इंटू 8, तो ये हम लोग का आ जाता है 4000 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया 4000 किलोमीटर पर मंथ, इतना चल रहा है डिस्टेंस कवर, ठीक है, 4000 किलोमीटर पर मंथ। अच्छा, अब पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे। पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा पैसेंजर इंटू किलोमीटर, तो 4000 किलोमीटर हो गया इंटू पैसेंजर। अब सीटिंग कैपेसिटी था 50, ठीक है। अब 50 में से हर एक बस का 50 था, 90% ऑक्युपाइड रहता है, तो पैसेंजर हो गया 50 का 90%, तो इक्वल करने से पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा इंटू 50 इंटू 90%। तो ये हो गया 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर दिल्ली टू आगरा, इसका भी इंटू 2, इंटू कितना डेज होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा 210 और 10 डेज, ठीक है। तो 210 10 डेज, तो देखते कितना हो जाएगा। 42 और ये 20, 4200 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4200 किलोमीटर पर मंथ इंटू 50 इंटू कितना परसेंट ऑक्युपाइड है इस केस में, 50% था शायद, नहीं 85%, अच्छा 85%। देखते हैं कितना आता है। 4200 इंटू 50 इंटू 85%, तो ये हो गया 1,78,500, 1,78,500 पैसेंजर किलोमीटर। फिर दिल्ली टू जयपुर डिस्टेंस देखते हैं। दिल्ली टू जयपुर 270 वन वे, 276 और ये 100% ऑक्यूपाइड, 270 इंटू 2 इंटू 6 डेज पर मंथ, ठीक है। तो 270 मतलब 27 इंटू 2 इंटू 6, 27 इंटू 2 इंटू 6, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 3240 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3240 किलोमीटर पर मंथ इंटू 50 इंटू 100% ऑक्युपाइड, मतलब पूरा 50 इंटू 3240 करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया यहाँ पर 1,62,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब ये ऐड करेंगे और इधर ये ऐड करेंगे, प्लस 1,785,0 प्लस 180, 52,050 मैंने एक एक जीरो कम लिखा है, ठीक है। तो वो मेरा पहले से वैसे लिखा हुआ था, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। एक्चुअली 5,20,500 हो रहा है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो पैसेंजर किलोमीटर। और इसका टोटल हो जाएगा, ये हो गया मेरा 4, ओ ये 1000 हो रहा है, एक जीरो कम लिखा है मैंने, ये 1000 हो रहा है, 500 इंटू 8, तो 4,000 4,000 8,200, तो ये हो गया 440 और 8 और 3 11, ठीक है। तो 11,440 टोटल डिस्टेंस कवर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा डिस्टेंस का लिखने वाला जगह है वहां पर डिस्टेंस लिख देंगे 11,000, क्योंकि देखो जो गाड़ी
ट्रैवल करेगा पैसेंजर के साथ करे या खाली करे, ठीक है। गाड़ी ट्रैवल करने से ही जो है ऑयल का खर्चा होगा, ठीक है, वो डीजल हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए हम लोग को डिस्टेंस और पैसेंजर किलोमीटर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 11,256 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 11,440, 7,30,000 56 है ना, मैंने 256 कर दिया। 56 इंटू 11,440 डिवाइडेड बाई 4, 1,60,160। और इसमें भी 11,440, तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करने से 114, इतना ही बचेगा, 1144 बचेगा। देखो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल। अब ये ऐड कर लेते हैं, 1144, तो टोटल हो गया 1,61,340, 1,61,340, 1,61,304, 304 होगा शायद, मैंने 340 बोल दिया, चेक कर। हाँ 304, प्लस इसमें ये वाला ऐड करते, स्टैंडिंग 72,041.25, प्लस हो जाएगा ये 1,000 मेंटेनेंस कॉस्ट। तो टोटल हो जाएगा 2,34,345.25, 2,34,345.25, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लगाना है पैसेंजर टैक्स, और ये उसके लिए टोटल टेकिंग्स, ये सब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से वर्किंग नोट में जाएंगे, नेक्स्ट एक वर्किंग नोट बनेगा, ये तो वर्किंग नोट 1 हो गया। अब जहां मैंने ये डेटा पुट किया है ना, वहां तुम लोग को वर्किंग नोट बोल के एक बार लिख देना है, जो कि मैंने लिखा नहीं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ये 11,440 के पास में लिख देना है, वर्किंग नोट 1 से हम लोगों ने ये लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, जहां पर हम लोग निकालेंगे टोटल टेकिंग्स, यानी कि टोटल सेल्स। लेट टोटल टेकिंग्स बी रुपीज एक्स पर मंथ, ठीक है। अब टेकिंग्स यानी सेल होता है, तो टोटल, चाहो तो सेल्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब पर मंथ हो रहा है, तो ये सारा डिटेल्स पर मंथ ही है। तो ये एक्स पर मंथ, टोटल कॉस्ट अभी हम लोगों ने जो निकाला है वो पर मंथ ही निकाला है, शायद कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा, हाँ, 2,34,345, 2,34,345.25। टैक्स कलेक्ट करना है, कितना यहाँ लिखा हुआ होगा, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। टैक्स कलेक्ट करना है हम लोग को 30%, 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, तो इसका 20%, और प्रॉफिट जो है टेकिंग्स का 30%, ये क्वेश्चन में बोला। अच्छा, अब ये x हो गया, ये बाकी डेटा इधर आ जाएगा, तो 20% मतलब हो जाता है 0.2, तो -0.2x, इधर आ गया -0.3x, बाकी ये रह गया 2,34,345.25, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, 1, मतलब ये माइनस, ये 0.5 से माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 ही आ जाएगा, तो ये हो गया 0.5x इक्वल 2,34,345। तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लो। तो ये x हो गया 2,34,345.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाई 0.5 कर लेते हैं, तो ये हो गया 4,68,690.5, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल गया टोटल टेकिंग्स पर मंथ, ठीक है। टोटल टेकिंग्स पर मंथ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है जाते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, टोटल टेकिंग्स पर मंथ हम लोग का हो गया 4,68,690.5, ये हमें कहाँ से मिला, वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालेंगे 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स, यानी 4,68,690.5 का 30%, तो यहीं पर निकाल लेते, देखते कितना आता है, इंटू 30%, तो ये आ रहा है
1,40,607.15, 1,40,607.15, और पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स 4,68,690.5। अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 30% कर देते हैं, इंटू 20% कर देते हैं, तो कैलकुलेटर पे आ गया 93,738.1। अब ऐड कर देंगे 140, ऐड करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी एडेड ही है, ऐड करने से इतना ही आएगा, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, अगर चाहो तो चेक करके देख सकते हो, सेम आंसर ही आएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का टोटल टेकिंग्स पर मंथ निकल गया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें बस फेयर निकालना है हर एक रूट का, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हमें रेट पर पैसेंजर भी तो निकालना पड़ेगा, क्या यहाँ जगह है? हाँ है, निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं रेट पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना होगा। तो ये जो टोटल खर्चा है ₹4,68,690.5 एक महीने का, इसमें कितना डिस्टेंस कवर होता है, मतलब कितना पैसेंजर किलोमीटर कवर होता है। अब जो पैसेंजर किलोमीटर हम लोगों ने निकाला था ना, वो देखेंगे। ये पैसेंजर किलोमीटर है 5,20,500, ठीक है। 500 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो, ये मत सोचो कि वहां हम लोगों ने इक्विवेलेंट किया था, यहाँ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी रूट में जाने का खर्चा सेम टाइप ऑफ बस से, और जो भी हमारा ऑक्यूपेंसी है वो अलग अलग बताए, उस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेटेज वगैरह या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन जो है व्हीकल का, कुछ भी चेंज नहीं है। 4,68,690.5 इतना खर्चा पड़ जाता है बस का, ये सारे रूट को पूरे मंथ में कवर करने का। और कितने पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल होता है, तो ये हो गया 1.01 आ रहा है, लेकिन ये 0 आना चाहिए, 1 मिनट देखते हैं। 4,68,690.50 डिवाइडेड बाई 5,20,500, मैंने शायद एक ही जीरो लिखा था, हाँ अब ठीक है, मैंने शायद 50 लिखा था। 0.90, तो ₹0.90 पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा 0.90 होता है, ठीक है। अब फिर ये रूट का निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, 0.90 पर किलोमीटर पर पैसेंजर, एक पैसेंजर को इतना किलोमीटर लेके जाने का खर्चा। अब कोई दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 250, तो इनटू हो जाएगा 250 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर कितना खर्चा होगा, क्योंकि जाने आने का दोनों थोड़ी ना मिला, जरूरी जो थोड़ी है जो ये बस से जाएगा इसी बस से आएगा, ऐसा तो नहीं। हमें पूछा है कि रूट के हिसाब से चार्जेस कितना है, तो फिर जाने का खर्चा या फिर आने का, कोई भी एक निकालने से होगा। तो 0.9 इंटू 250, तो ये आंसर हो जा रहा है 225। तो ये इतना खर्चा होगा, 225 इतना रुपीस जो है लिया जाएगा। और दिल्ली टू आगरा जाने का वही 0.090 पर किलोमीटर पर पैसेंजर इंटू 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 210.9, 189 का खर्चा हो जाएगा। और दिल्ली टू जयपुर, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का इतना, जयपुर का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, तो ये हो गया 243। यही पूछा था हम लोगों से कि हर एक डिस्टेंस का जो चार्जेस है या फेयर है वो कितना करके होगा। तो जो चार्जेस या फेयर है वो कुछ इतना करके आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ये वैसे आसान था, ठीक है, बस ये अलग अलग रूट का पूछा है जो कि एक टाइम ज्यादा लगेगा। नॉर्मली हमें एक एक ही रूट बता देता है, मतलब एक ही बता देते हैं कि बस ए से बी जाता है इतना, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया, लेकिन यहाँ 3 अलग अलग रूट्स का पता है। तो ये जो वर्किंग नोट है ये बड़ा है, लास्ट में आंसर हमें 3 जगह का निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बाकी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है जहां पर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ऐसे बता देता है,
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है एडुकेशन वाला, वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यही लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसको करने में टाइम भी लग जाएगा। देखो बोल रहा है एडी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर्स कोर्सेज फॉर 11-12 स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। मतलब एक स्कूल है जहां पर 11-12 के तीनों स्ट्रीम का क्लासेस दिया जाता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। और AHSS मतलब वो स्कूल रन्स हायर सेकेंडरी क्लासेस अलोंग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, तो 11-12 के साथ साथ प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस भी चलता है, मतलब 1 से 10, ठीक है। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज ए सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए हायर सेकेंडरी मतलब 11-12 का जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, इसको ये लोग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हिसाब से काउंट करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब होता है कि जैसे कि देखो, मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर को रखा गया है, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को अगर बोला गया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा निकाल के बताओ कितना है, तो वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है, ठीक है। तो जिस चीज का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं वो हमारा कॉस्ट सेंटर होता है। अब कॉस्ट सेंटर अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि पर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है। तो वैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी होता है। अगर पर्टिकुलर किसी जगह का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या किसी पर्सन का, तो यहाँ पर क्या हो गया, इम्पर्सनल, क्योंकि हम लोग किसी पर्सन का कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है 11-12 का जो खर्चा है स्कूल का, 11-12 सेक्शन को चलाने का, वो निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्यों कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते, क्योंकि ये अपना फीस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते, तो देखना चाहते कि कितना खर्चा लग रहा है, कितना फीस बढ़ाए, ठीक है, वो चेक करना है इनको। तो उसके लिए कॉस्ट पता करना पड़ेगा। कॉस्ट तो हम लोग इसीलिए ही पढ़ते हैं ना, ताकि हम लोग अपना सेल्स वैल्यू डिसाइड करें। द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए ईयर। अकाउंटेंट जो है उन्होंने पूरे एक साल का एक डिटेल्स दे दिया है कि अभी क्या खर्चा चल रहा है। तो टीचर को सैलरी देना पड़ता है, टोटल 25 टीचर से 35 पर मंथ करके, तो 12 मंथ्स का कितना होगा। प्रिंसिपल का सैलरी बता दिया पूरे साल भर का। लैब अटेंडेंट्स का सैलरी बता दिया, 2 अटेंडेंट्स है, 15,000 पर मंथ करके दिया जाता है, तो पूरे 12 मंथ्स का यानी 1 ईयर का। सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, सैलरी टू पियोन, 4 पियोन है, 10,000 पर मंथ करके दिया जाता है, मतलब 40,000 महीने का खर्चा, तो 12 मंथ्स का 4,80,000। सैलरी टू अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये पूरा एक ईयर का अलग अलग सेक्टर में खर्चा बता दिया है। अदर इंफॉर्मेशन में दिया है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ प्राइमरी सेकेंडरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी बताया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। यहाँ पर फिर बोला है लैब क्लासेस इन ईयर। तो देखो आर्ट्स कॉमर्स में तो कोई लैब क्लासेस नहीं होता है, साइंस में होता है, और ये वो बच्चों के सेक्शन में होता है, बोल रहा है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया है, पूरे साल भर में कितना एग्जाम कंडक्ट होता है, 2 बार होता है सभी का, चाहे आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, साइंस पढ़े, या प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे हो। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स पर ईयर, ठीक है, हर साल जो टाइम स्पेंड किया जाता है लाइब्रेरी में, ठीक है, स्टूडेंट्स के तरफ से, वो कितना कितना आवर्स में बताया है। फिर टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल को जो फीस दिया जाता है उसको टाइम बेसिस पे बताया गया है कि प्रिंसिपल इतना 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 आवर्स जो है स्पेंड कर रहा है, तो उनको जो फीस दिया जाता है। टीचर फॉर 11-12 स्टैंडर्ड, तो 11-12 स्टैंडर्ड में कितने टीचर है, 4+5, यहाँ पर +6, ये आर्ट्स, ये कॉमर्स, ये साइंस ऊपर लिखा हुआ था ना, तो 15। तो जो है हायर सेकेंडरी सेक्शन में, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में 10, यानी टोटल 25। ऊपर भी वही लिखा हुआ था, 25 टीचर्स को ही जो है फीस, 25 टीचर्स का ही पूरा ईयरली फीस निकाल के दिखाया था। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स, ठीक है। तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का, तीनों स्ट्रीम का हमें क्या निकाल के देना है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट पर एनम पर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो कुछ और क्वेश्चंस तो पूछा ही है, तो पहला ऑप्शन ही जो क्वेश्चन ही है उसके हिसाब से क्या निकालना है वो तो मैंने बताया, वो पहले वही करेंगे। इसके अलावा हमें क्या बोल रखा है, बोल रहा है
कि एक टीचर ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं फॉर आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स, ऑल्सो टीच कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो मेनली वो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, लेकिन वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी इकोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं, दोनों का सेम सब्जेक्ट है। इसीलिए द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन ए ईयर, इट इंक्लूड्स 200 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो साल भर में कितना इकोनॉमिक्स क्लास होता है? 1040, जिसमें से 208 क्लासेस जो है कॉमर्स स्टूडेंट का है, तो बाकी आर्ट स्टूडेंट का है। ये बाइफर्केशन से हमें करना क्या है, जब हम लोग टीचर का सैलरी निकालेंगे तो जो टीचर आर्ट्स वाले को भी पढ़ाता है साइंस, क्योंकि हमें जो टीचर को दिया गया सैलरी निकालना है वो तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे कैसे निकालना चाहिए कि टोटल जितने भी टीचर्स हैं आर्ट्स में, उसमें से एक टीचर ऐसे हैं जिनको फीस आर्ट्स वालों के लिए भी दिया जाता है, कॉमर्स वालों के लिए भी दिया जाता है, लेकिन वो मेनली आर्ट स्ट्रीम के लिए ही है। तो इसका मतलब उनका फीस मुझे आर्ट स्ट्रीम में इंक्लूड करना है और कॉमर्शियल स्ट्रीम से जो है उसे एक्सक्लूड करना है। हम दिखा देंगे कैसे करके होगा, ठीक है, जब कैलकुलेशन आएगा तो समझाएंगे। फिर यहाँ पर ऐसा सेम इंफॉर्मेशन मैथ्स टीचर्स के लिए भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोल रहा है पियोन जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सेक्शन, अदर पियोन डेडिकेटेड देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। तो यहाँ पियोन ने जो अपना टाइम डिवोट किया है वो कैसे कौन से सेक्शन के लिए किया है वो बताए, मतलब उनके सैलरी को हमें उस हिसाब से आर्ट्स कॉमर्स साइंस में डिवाइड करना है। ऑल स्कूल स्टूडेंट irrespective of section and age participate in annual function and sports activities। तो एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सारे स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो 11th-12th के हो, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम के हो, या फिर जो है जूनियर मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन के हो। तो सबसे पहले मुझे अगर कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना है तो मुझे सारे कॉस्ट को ऐड करके देखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट पर एनम कितना हो रहा है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे illustration 11, calculation of cost per annum, ठीक है। पहले हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि अभी सारा चीज लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक वर्किंग नोट नहीं बनेगा लिख नहीं पाएंगे। तो पर्टिकुलर्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस और टोटल आर्ट्स, मुझे यहाँ पर्टिकुलर्स में ना ज्यादा जगह रखो, ठीक है, बाकी जगह अगर कम भी होगा क्योंकि बाकी में तो सिर्फ डेटा ही लिखना है। और आर्ट्स ये तो ज्यादा ही घट गया। आर्ट्स कॉमर्स साइंस और टोटल। अच्छा, सबसे पहले खर्चा देखते हैं क्या क्या खर्चा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को खर्चा दिया हुआ है टीचर्स सैलरी, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन सिर्फ लिखेंगे टीचर्स सैलरी, ठीक है। इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल्स सैलरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखो, यहाँ पर लिखेंगे री रीअपोर्शनमेंट ऑफ इको एंड मैथ टीचर्स सैलरी। बताते हैं कि मैथ टीचर्स सैलरी, क्योंकि ऐसे दो टीचर थे जो कि दो सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनका सैलरी हमें कैसे दिखाना है, तो उस पे एक वर्किंग नोट बनेगा जिसका नाम लिखना है रीअपोर्शनमेंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 2 का हो जाएगा, ठीक है। इको एंड मैथ छोटा लिखते, रीअपोर्शनमेंट ऑफ इको एंड मैथ टीचर्स सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है।
फिर नेक्स्ट कौन सा खर्चा है, लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, जैसे कि लैब अटेंडेंट्स, प्रिंसिपल सैलरी, इसके बाद है प्रिंसिपल सैलरी, प्रिंसिपल्स सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3। नेक्स्ट हो जाएगा लैब अटेंडेंट्स सैलरी। सभी में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस में डिवाइड करना है, क्योंकि उसी का हमें कॉस्ट निकालने मिला है। लैब अटेंडेंस सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3, लैब अटेंडेंस सैलरी। उसके बाद सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, तो लिख देते हैं लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, ये 2 3, अच्छा ये 4 होगा, ये 5 होगा। और ये हो जाएगा 5। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी, सैलरी टू पियन, तो पियंस सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 6। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी टू अदर स्टाफ एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, अदर स्टाफ सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 7 एग्जाम एक्सपेंडिचर, एग्जाम एक्सपेंडिचर, वर्किंग नोट नंबर 8। अच्छा उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 9। अच्छा उसके बाद एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 10, वर्किंग नोट नंबर 11, ठीक है। ये सब टोटल करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर एन, यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर एनम। पर एनम ही क्यों आएगा, क्योंकि जितना भी मुझे डिटेल्स दिया हुआ है, जिसका हम वर्किंग नोट बनाने वाले, वो सारा का सारा मुझे ईयरली डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बोला है, इसके बाद मुझे निकालना चाहिए पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम पर स्ट्रीम, ठीक है। तो इसी के नीचे नीचे आर्ट्स के नीचे आर्ट्स, कॉमर्स के नीचे कॉमर्स, साइंस के नीचे साइंस लिख के वो हम लोग निकाल लेंगे। फिर सेकंड हम लोग को पूछा है, सेकंड क्वेश्चन देखो हम लोग को क्या पूछा है, सेकंड और थर्ड बस दो ही पूछा है, इसी में हो जाएगा। उसके बाद हमें वर्किंग नोट पे ही जो है ज्यादा टाइम लगेगा। फिर पूछा था यहाँ पर, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड टू टेक यूनिफॉर्म फी ऑफ 1000 पर मंथ फ्रॉम ऑल हायर सेकेंडरी स्टूडेंट, कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हर एक स्ट्रीम से कितना प्रॉफिट होगा अगर 1000 करके पर मंथ चार्जेस लिया जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी वो भी पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालना पड़ेगा, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम लोगों को सेल वैल्यू यानी टोटल फीस लिखना पड़ेगा, टोटल फीस वही तो सेल वैल्यू होगा, पर एनम पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट, ठीक है। और लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट पर एनम पर स्टूडेंट पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर मिलेगा, वो माइनस कर देने से हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट पर स्ट्रीम, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस पर स्ट्रीम ये स्ट्रक्चर बनेगा, पर स्ट्रीम पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट पर स्ट्रीम। और एक थर्ड नंबर पॉइंट हमें और पूछ रखा हूँ,
थर्ड नंबर में पूछा है इफ मैनेजमेंट मतलब सी में इज डिसाइड टू टेक प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कंप्यूट फी टू बी चार्ज फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल 3 स्ट्रीम्स। तो अगर 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चार्ज करना है तो कितना फीस लेना पड़ेगा? तो यहाँ लिख देते हैं आर्ट्स कॉमर्स। हम और कैलकुलेशन बोल के ऊपर नहीं लिख रहे, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। साइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, वो हमें पहले पॉइंट से मिलेगा, प्लस कर देंगे प्रॉफिट। बोला है 10% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 10% डायरेक्टली इस पे ऐड कर देंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगा ना उस पे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। करके चेक करेंगे कि अगर ऐसा हम लोग कुछ करते हैं तो फीस जो है वो कितना चार्ज होगा, फीस पर एनम पर स्टूडेंट कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना है। तो पूरा स्ट्रक्चर जैसे जैसे पूछा था वो निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, बाकी आसान है वैसे, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, इतना बोल सकते हैं। तो अब वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग का ये कैलकुलेशंस नहीं निकल के आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो कैलकुलेशन है ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। ये बीच में आता है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले निकालेंगे टीचर सैलरी। टीचर सैलरी का कैलकुलेशन, हम और कैलकुलेशन बोल के और नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टीचर जो है टोटल 25 टीचर्स है, लेकिन मुझे सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स साइंस का चाहिए, और टोटल है 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। तो टीचर सैलरी कंप्यूटेशन ये लिख दिया मैंने, चलो। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ठीक है। तो टोटल सैलरी है 1 करोड़ 5 लाख पूरे साल का, 25 टीचर का, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख। यहाँ लिखेंगे 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। ये टोटल 25 टीचर्स का है, तो एक एक टीचर्स का पर एनम कितना आएगा, क्योंकि सभी का बराबर है तो हम लोग आराम से ऐसे कर सकते हैं। और आर्ट्स टीचर कितने सारे हैं उतना हमें देख लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ टीचर ये देखो 4 5 और 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 और यहाँ पर हो गया 6 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25। अब देख लेते हैं कितना करके आंसर। तो 1 करोड़ 5 लाख डिवाइडेड बाई 25, मतलब 4 लाख 20 इंटू 4, 16 लाख 80,000। 4 लाख 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 21 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, तो ये आ गया 25 लाख 20,000। ये वर्किंग नोट हम लोग का बन गया। अब सेकंड वर्किंग नोट बनाना है, वही एपोर्शनमेंट वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 लाख 80, ये लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टीचर्स का सैलरी 16 लाख 80, 21 लाख और 25 लाख 20। टोटल करेंगे तो 20 और 20 40 46 लाख 20 प्लस 46 लाख 20 0.2 कर लेते, प्लस 16.8, मतलब 63 लाख आएगा टोटल, ठीक है। 63 लाख यहाँ पर लिखेंगे 63 लाख, ठीक है। ये सब रुपीज में है, रुपीज रुपीज रुपीज, और ये भी रुपीज में, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 2
जिसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन था इको टीचर का, ठीक है। एक इको टीचर है जो कि टोटल कितना इकोनॉमिक्स क्लास लेते हैं पूरे साल में, जो है 1040 क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 1040 क्लासेस पर एनम, ठीक है। लेकिन इसमें से ये कॉमर्स वालों का भी क्लास लेते हैं और साइंस वालों का भी क्लास लेते हैं, सॉरी कॉमर्स और ये क्या बोलते हैं उसे, आर्ट्स वालों का। इट इंक्लूड्स 280 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉमर्स वालों के लिए 208 क्लासेस एलोटेड है, तो फिर आर्ट्स वालों के लिए कितना क्लास होता है? 1040 माइनस 208, ये हो जाएगा 832 क्लासेस, ठीक है। 832 क्लासेस कैसे निकला? 1040 माइनस 208 करने से, ठीक है। अब ये मेनली कौन से स्ट्रीम के लिए इनको रखा है? आर्ट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट स्ट्रीम ऑल्सो टीचर्स, मतलब कॉमर्स जो है वो एडिशनल है, मेनली ये इको टीचर आर्ट स्ट्रीम के लिए ही इनको काम पे रखा गया है, ठीक है। मतलब एज ए टीचर इनको अपॉइंट किया गया है। अब हमें देखना है कि क्या होगा ना। देखो, एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ 4 टीचर का कैलकुलेट कर रहे हैं आर्ट्स सेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये 4 में से एक टीचर ऐसे है जो कि सिर्फ आर्ट्स वाले को जो है अपना, मतलब आर्ट्स वाले को जो है खर्चा प्रोवाइड नहीं, सॉरी अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, कॉमर्स वाले को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सैलरी दिख रहा है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है, मुझे उससे लेस करना पड़ेगा बाकी अमाउंट को, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे देखो, ये जो एक टीचर है जो आर्ट्स वाले को भी पढ़ाते हैं और जो कॉमर्स वाले को भी पढ़ा देते हैं, उनका ईयरली सैलरी कितना हो जाएगा? ईयरली सैलरी हो जाएगा, वन टीचर 25,000, नहीं 35,000 पर मंथ था सभी का, 35,000, 35,000 पर मंथ इंटू 12, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 4,20,000। तो ये तो अपना 4,20,000 सैलरी लेके ही घर जाते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल वाले को चेक करना है कि इसमें से आर्ट्स के लिए कितना खर्चा, कॉमर्स के लिए कितना खर्चा। तो सिंपल नंबर ऑफ क्लासेस के रेशियो में हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे। तो कॉमर्स में कितना सैलरी, इनका सैलरी का कितना पोर्शन अपोर्शन करना पड़ेगा? तो 4,20,000 ये टोटल लेके जाते हैं, जिसमें से कॉमर्स में क्लास देते हैं 208 आउट ऑफ 1040। तो फिर कॉमर्स में कितना सैलरी अपोर्शन करना चाहिए, आर्ट्स में कितना करना चाहिए? ये कौन कर रहा है कैलकुलेशन? ये टीचर नहीं करेगा, ये तो स्कूल वाला करेगा। टीचर को क्या मतलब है, उनको जो काम दिया गया वो करके चले जाएंगे। ये चेक कर रहे हैं हमारे एक एक सेक्शन में कितना खर्चा आ रहा है। तो इंडिविजुअली अगर नहीं निकालेंगे, कोई अगर दोनों चीज में कंबाइनली कर रहे हैं तो हमें तो इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो ये डिवाइडेड बाई 1040 इंटू 208, तो ये हो जाएगा 84,000 पर एनम, क्योंकि ये भी तो पर एनम है। और बाकी हो गया डिवाइडेड बाय 208 इंटू 832, तो ये आ गया 3,36,000, ठीक है। तो इनके सैलरी का कितना पोर्शन कहाँ जाना चाहिए? आर्ट्स में 3,36,000 जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हम लोग का यहाँ जो 16,80,000 दिख रहा है वो तो फोर टीचर का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये 4 टीचर में से एक टीचर, जैसे 3 टीचर का हम लोग आराम से दे सकते थे, और जो और एक टीचर है जिसका हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन किया या अपोर्शन किया अलग अलग, उसका क्या करना है हमें? 16,80,000 से इसका मतलब 84,000 माइनस कर देना है, क्योंकि 4 टीचर का तो खर्चा हम लोग को दिया है 16,80,000, लेकिन 4 में से एक टीचर ऐसे हैं जिनका फिर 84,000 आर्ट सेक्शन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट कॉमर्स सेक्शन के लिए जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 84,000 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 84,000 माइनस, ठीक है। और जो अमाउंट माइनस हो गया, क्योंकि कॉमर्स सेक्शन के लिए जा रहा है, वही अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कॉमर्स सेक्शन का जो है, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसा सेम और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग नोट 2 में ही। हमें ऐसा और एक मैथ टीचर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैथ टीचर, ठीक है,
मैथ टीचर का देखते हैं वो कौन से सेक्शन के लिए फॉर साइंस स्ट्रीम, और वो कभी कभी कॉमर्स वाले को भी मैथ, मतलब वो कॉमर्स को भी सर्विस दे रहा है। टोटल 1100 क्लासेस, ठीक है, मेन साइंस स्ट्रीम के लिए उनको रखा गया है। टोटल क्लासेस है 1100 क्लासेस पर एनम, ठीक है, टोटल इतना क्लासेस लेते हैं, जिसमें से साइंस वालों को देते हैं 160 क्लासेस, कॉमर्स वालों को देते हैं, ठीक है, कॉमर्स वालों को 160 क्लासेस देते हैं। तो साइंस वालों को कितने देते होंगे, माइनस करने से पता चलेगा। 940 क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं साइंस वालों को, ठीक है। अब इनका सैलरी कितना हो जाएगा, ईयरली सैलरी, तो एक टीचर 35,000 पर मंथ, क्योंकि सभी टीचर का वही 35,000 पर मंथ है, इंटू 12, तो इनका भी वही 4,20,000 आएगा, अलग तो कुछ आएगा नहीं। पूरे साल भर में इस टीचर को रखने का खर्चा है 4,20,000 पर एनम, ठीक है। अब इसमें से कॉमर्स स्ट्रीम में कितना जाएगा, और जो है हम लोग का साइंस स्ट्रीम में कितना जाएगा, तो देखो कॉमर्स में कितना जाएगा, तो कॉमर्स में चला जाएगा 4,20,000 इंटू 160 डिवाइडेड बाय टोटल क्लास 1100, और यहां पर हो जाएगा साइंस वालों का 4,20,000 इंटू 940 डिवाइडेड बाय 1100, चेक करते हैं कितना, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 160, ये आ रहा है 61,091 लिख देंगे, ठीक है। तो 61,091, तो यहाँ पर लिख देते हैं 61,091, और 4,20,000 मतलब डिवाइडेड बाय 160 इंटू 940 करके देखते कितना है, 3,58,909। अच्छा, ये काफी बड़ा डेटा है, 3,58,909। चलो यहाँ आ गया, हम उधर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग मैथ टीचर यानी जो कि साइंस स्ट्रीम के है, तो साइंस स्ट्रीम का जो सैलरी इंक्लूडेड है, वहां 4 टीचर का सैलरी, 6 टीचर का सैलरी इंक्लूडेड है, वहां 6 टीचर थे। लेकिन उसमें से एक टीचर ऐसे है जिनका जो है सैलरी पूरा ऐड नहीं होगा, 61,091 लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 61,091 का जो सैलरी है वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जा रहा है, तो 61,091 ये हमें लेस कर देना है, तो ये साइंस स्ट्रीम से हम लोग 61,091 लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे 61,091, ठीक है, और यही अमाउंट इधर ऐड हो जाएगा, 61,091, ये अमाउंट इधर ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में जो है जो भी सैलरी पेमेंट दिख रहा है, इसमें एक सैलरी जो है 61,091 अमाउंट का सैलरी फॉर कॉमर्स स्ट्रीम है, तो कॉमर्स स्ट्रीम में ऐड हो गया, तो जो स्ट्रीम से दो स्ट्रीम से एक्सक्लूड हुआ और कॉमर्स स्ट्रीम में जाके इंक्लूड हो गया, क्योंकि आर्ट्स का टीचर कॉमर्स वाले को भी सर्विस दे रहा था, साइंस का टीचर कॉमर्स वाले को दे रहा था, तो कॉमर्स वाले में जो सैलरी दिख रहा है उसमें आर्ट्स के टीचर का इतना और कॉमर्स के टीचर का इतना सैलरी इंक्लूडेड हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कौन सा वर्किंग नोट होगा इसके बाद, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल सैलरी था, वर्किंग नोट नंबर 3 प्रिंसिपल सैलरी पे था, दिखाते हैं प्रिंसिपल सैलरी, ठीक है। अब प्रिंसिपल का सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी तीनों स्ट्रीम के लिए होगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है।
अच्छा, अब प्रिंसिपल को जो सैलरी दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जाता है? टोटल है 14,40,000, ठीक है, और इनको जो सैलरी दिया जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम स्पेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इस हिसाब से दिया जाता है, मतलब आवरली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल सैलरी 14,40,000 पर एनम, ठीक है, और टोटल आवर स्पेंट, टोटल आवरली बेसिस पे ये अपोर्शन होगा, इसीलिए हम आवरली बेसिस पे देखेंगे। 280, 312, 480 और 1040, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैलरी जो है ये सभी सेक्शन को जो है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए दिया जा रहा है। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 2400 आवर पर एन, ठीक है। तो 2400 आवर्स पर एन। तो हम लोग को निकालना है 8 सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा। तो सिंपल 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2,400 इंटू जितना 8 सेक्शन का होगा, जो कि है 208। अच्छा, इसके बाद 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2,400 इंटू 312 और 480। देखते हैं कितना आएगा। डिवाइडेड बाय 2,400 इंटू 208, 600 इंटू 208 मतलब 1,24,800, 1,24,800 डिवाइडेड बाय 208 इंटू 312, तो ये हो गया 1,87,200 डिवाइडेड बाय 312 इंटू 480, तो ये आ गया 2,88,000, ठीक है। ये वर्किंग नोट 3 हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट 3 में 1,24,800, उसके बाद 1,87,200 और नेक्स्ट हो जाएगा 2,88,000। और 2,88,000, हाँ, इसका टोटल हो जाएगा 2,88,000, 1,87,200 प्लस 1,24,800, तो ये हो गया 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। तो नेक्स्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर। तो वर्किंग नोट नंबर 4 जो है वो किस चीज पे बेस्ड है, तो यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा। प्रिंसिपल सैलरी के बाद वर्किंग नोट नंबर 4 है हम लोग का लैब अटेंडेंस सैलरी। अच्छा, ये कितना दिया जाता है? 2 अटेंडेंस 3,60,000 पर एनम, ये दिया जा रहा है 3,60,000 पर एनम, ठीक है। अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में मुझे इसे डिवाइड करना है। देखते हैं लैब अटेंडेंस का क्या बता रखा है। बोला है यहाँ पर एक सेकेंड। अच्छा, लैब अटेंडेंस का देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये टीचर हो गया, टीचर्स एंड अदर मैथमेटिशियन, ये भी हो गया, पियोन भी हो गया। हाँ, ये देखो लैब जो है वो 144 क्लासेस साइंस स्ट्रीम में होता है, 156 जो है प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये दोनों मिला के हमें देखना है, क्योंकि जो सैलरी दिया जाता है वो सारे स्ट्रीम को सर्व करने के लिए दिया जाता है। उसके बेसिस पे हमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस का निकालना है। तो टोटल 156 प्लस 144, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 प्लस 140, तो ये आ जाएगा 300। 300 जो है पर एनम क्लासेस
सर्व करने के लिए इनको सैलरी दिया जाता है। आर्ट्स कॉमर्स, आर्ट्स में तो नहीं होता है लैब का क्लास, लैब का कोई ये है ही नहीं। साइंस में भी आर्ट्स में नहीं है, कॉमर्स में नहीं है। अब हम लोग साइंस वाला निकालेंगे, तो साइंस वाला हो जाएगा 3,60,000 जो पर एनम दिया जाता है, वो टोटल 300 क्लासेस के लिए दिया जाता है। और साइंस में क्लासेस होता है 156 शायद 144। अच्छा, साइंस वाला 144 है, तो 144 करने से पता चल जाएगा कितना। तो यहाँ पर 3,60,000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 140, तो ये हो गया 1,72,800। 1,72,800 ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 4 है। अब इसको लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 जो है वो आर्ट्स में भी नहीं जाएगा, कॉमर्स में भी नहीं जाएगा, ओनली साइंस में जाएगा। 1,72,800 1,72,800। लाइब्रेरी स्टाफ वर्किंग नोट नंबर 5। नेक्स्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5 जो है वो लाइब्रेरी स्टाफ पे होगा। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी देखते हैं पर एनम सैलरी क्या गिवन है, क्योंकि सभी का पर एनम हमें गिवन है। लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी है 1,44,000, 1,44,000 पर एनम, ठीक है। अब लाइब्रेरी स्टाफ को किस हिसाब से पेमेंट किया जाता है? लाइब्रेरी स्टाफ को जो है दिया जाएगा टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट पर ईयर, तो जितना टाइम स्पेंड होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट पर एनम, टोटल कर लेंगे, देख लेते हैं कितना होता है। 180, ये हो गया 100, 100, 200, 200, 300, 300 और 300, 600 हो जाएगा, 600 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा फिर कितना होगा। 1,44,000 फॉर 600 आवर्स स्पेंट, ठीक है। और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कितना? 180। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 120, और साइंस के लिए 240। 1,44,000 divided by 600, 240 into 180, 43,200, 28,800 और 57,600। अब इसका टोटल भी लगा लेते हैं, प्लस 28,800 प्लस 43,200, तो ये टोटल हो जाएगा 1,29,600। अब ये लिख लेते हैं 1,29,600 टोटल, 1,29,600। अच्छा, और इंडिविजुअली 43,200, उसके बाद वाला आया था 28,800 और उसके बाद आया था 57,600। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 6। नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 6। देखते हैं ये किस चीज पे बोला हुआ है। सैलरी टू पीओन, सैलरी टू पीओन। अच्छा, पीओन का सैलरी कितना है? 4,80,000 पर एनम, 4,80,000 पर एनम, ठीक है। हमें स्ट्रीम वाइज निकालना है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अच्छा, पीओन को जो सैलरी दिया जाता है उसका बेसिस देखना पड़ेगा कैसा है। यहाँ पर बोला 1 पीएन इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, अदर डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी के अंडर ही हम लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे? तो जो
पियोन ने जो टाइम स्पेंड, मतलब पियोन को जो सैलरी दिया जाता है उसमें से हायर सेकेंडरी का सैलरी कितना होगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही पियोन ऐसा है जो हायर सेकेंडरी सेक्शन में फुल्ली डेडिकेटेड है, तो पियोन का सैलरी कितना है, एक पियन का 10,000 पर मंथ। तो पहले हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर तो लिख दिया कि 4,80,000, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है पियोन डेडिकेटेड, वन पियोन डेडिकेटेड फॉर एजेस। ठीक है, तो टोटल सैलरी पर एनम वन पियोन, और सैलरी जो है 10,000 पर मंथ करके था, 10,000 पर मंथ इंटू 12। ठीक है, 10,000 पर मंथ इंटू 12 यानी 1,20,000 पर एनम। ठीक है, 1,20,000 पर एनम। और 15% एक और पियोन है, दो ही पियोन है टोटल, नहीं चार पियोन है। ठीक है, जिसमें से एक का बोला है कि वो फुल्ली डेडिकेटेड फॉर है, और अदर पियंस मतलब बाकी जो तीन जन है उनका सैलरी का 15% हायर सेकेंडरी में जाएगा। तो 15% ऑफ अदर्स, अदर पियोन्स सैलरी फॉर एचएस सेक्शन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बाकी तीन पियोन है 10,000 करके, उनको भी सैलरी मिलता होगा, 12 मंथ्स का इंटू कर देंगे 15%। तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 12 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है, तो टोटल कितना सैलरी जो है हायर सेकेंडरी के लिए डेडिकेटेड होता है, 1,20,000 प्लस 54, मतलब 1,74,000 पर एनम, 1,74,000 पर एनम डेडिकेटेड है। अब इसमें से मुझे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सेक्शन में कितना जाएगा वो निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ ये जगह फालतू में यहाँ चला जाएगा, इससे बेटर है कि इसमें हम ऐसे नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा पेज पलटने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने किया इधर दूसरा वाला कर लेंगे, तुम लोग चाहो तो साइड में भी कर सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर 1,74,000, 1,74,000, 1,74,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पर और कुछ बेसिस नहीं बोला है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो देखो, जो टोटल टाइम जो है, एक्चुअली जब हमें कोई स्पेसिफिकली बेसिस नहीं बता रहा है कि इनका खर्चा कैसे करना है, जैसे प्रिंसिपल का बताया था कि आवरली बेसिस पे, ठीक है, लाइब्रेरी का बता दिया था कि स्टूडेंट कितना टाइम स्पेंड करते हैं। जब हमें कुछ नहीं बताएगा तो खर्चे हमें स्टूडेंट्स के टाइम स्पेंड के बेसिस पे निकालना चाहिए। तो स्टूडेंट का टाइम स्पेंड जो है एक बार हम लोगों ने निकाला ऑलरेडी लाइब्रेरी के केस में, 180, 120, 240, 60 आवर्स। ठीक है, तो जब हमें कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग स्टूडेंट के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 600 आवर्स। ठीक है, अब ये 600 कैसे आया, हम यहाँ पर स्टार दे के दिखा देते हैं। 180 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 60 यानी कि 600 आवर्स। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा टोटल टाइम स्पेंड पर एनम। ठीक है, ये यही वाला वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट बेसिस पे जाना है जब हमारे पास दूसरा कोई बेसिस है नहीं इसको कैलकुलेट करने का। इनटू हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, ये वाला 120 जो है ये हम लोग का ये कॉमर्स सेक्शन का है। अच्छा, 180, 180 ये आर्ट्स का जाएगा। ठीक है, तो आर्ट्स का 180 चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉमर्स का, कॉमर्स का 120, और ये 240, और ये 240। ठीक है, अब देखते हैं कितना निकल के आता है। 1,74,000 डिवाइडेड बाई 600, ये जितना भी आया इंटू 180, तो ये आ जाएगा 50, गलत हो रहा है कुछ, 1,74,000 डिवाइडेड बाई 600। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मैंने ना शायद कुछ गलत लिख दिया है।
कोई डेटा मैंने गलत पुट कर दिया, एक मिनट। हम्म देखो एक्चुअली यहाँ पर 120 प्लस 360 प्लस 180 होना चाहिए। अच्छा 120, अच्छा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी मैंने टाइम स्पेंड ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेना पड़ेगा। 120 360 180, ठीक है, हम ठीक कर देते हैं। यहाँ मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, बताना, इसको ठीक कर लेते हैं, रुको एक सेकंड। आवर नहीं होगा, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के इस पॉइंट पे कि हम लोग जो ये खर्चा डिवाइड करेंगे ये कौन से बेसिस पे करेंगे, क्योंकि बाकी सारे केसेस में प्रिंसिपल ने टाइम स्पेंड के इस तरीके से बता दिया था। इसमें हमें ये नहीं बताया कि पियोन का मतलब जो बताया उससे ओवरऑल निकलेगा, बट पर सेक्शन में पियोन का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं बताया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 3 सेक्शन में कितने हैं, 120 आर्ट सेक्शन में है, ठीक है। अच्छा कॉमर्स सेक्शन में है हम लोगों का 360 और ये है 180, 360 और 180, और ये खर्चा देखो हम लोगों ने सिर्फ हायर सेकेंडरी सेक्शन का ही निकाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1,74,000 प्राइमरी या फिर जो सेकेंडरी सेक्शन है उसके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता है, क्योंकि ये एच एस मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस सेक्शन का ही है। तो इसका मतलब मुझे बाकी जगह का डेटा लेना भी नहीं चाहिए। मतलब ये देखो हम बता देते हैं, मतलब एक कंफ्यूजन तुम लोग को हो सकता है कि यहाँ मैंने 3 ही लिया, बाकी सारे केसेस में तो हम सारा ले रहे थे, क्योंकि बाकी सारे केसेस में हमें सारे मतलब पूरे स्कूल का ही खर्चा बता रहा था। यहाँ पर अभी हम लोगों ने खर्चा निकाला है वो एचएस का खर्चा निकाला है, मतलब 11-12 का ही जो है हम लोगों ने पियोन का खर्चा निकाला है। तो फिर उस खर्चे को फिर 11-12 के नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा डेटा नहीं है जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिस पे करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एचएस, ठीक है, एचएस सेक्शन में। अच्छा अब ये वाला, ये भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 120 आर्ट सेक्शन के लिए, कॉमर्स सेक्शन के लिए 360 और साइंस सेक्शन के लिए 180। तो 1,74,000 डिवाइडेड बाई 660 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 31636, 31636, ठीक है, हम पॉइंट नहीं ले रहे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 120 इंटू 360, तो ये हो जाएगा हम लोग का 94,909, 94,909, और लास्ट ये वाला है डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180, तो 47 5 नहीं 47 45, 47 4 5। अब ये ऐड भी कर लेते हैं, 47,454 प्लस 94,909 प्लस 31,636, तो 1,73,995, 1,70 31,636 94,909 47,454, 1,73,995, 47,455 हो रहा है ये वाला। अच्छा देख लेते एक मिनट, 1,74,000 डिवाइडेड बाई 660 इंटू 180, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है। अच्छा तो इसको 5 कर लेते, चलो ये 5 कर लेते, तो ये 5 कर लेने से टोटल आ जाएगा 94,909 31,636, 1,74,000, ठीक है यही लिख लेंगे, 1,74,000 टोटल आ गया 1,74,000, और यहाँ पर इंडिविजुअली हो जाएगा 31,636, 31,636, 94,909, 94,909 एंड 47,455, 47,455,
ठीक है, ये हो गया हम लोग का पी ऑन सैलरी। अच्छा, फिर वर्किंग नोट नंबर 7, सैलरी टू अदर स्टाफ। ठीक है, सैलरी टू अदर स्टाफ, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 7, सैलरी टू अदर स्टाफ। तो देखते हैं उसका खर्चा कैसे निकालना पड़ेगा। सैलरी टू अदर स्टाफ, सैलरी टू अदर स्टाफ है 4,80,000 पर एनम, 4,80,000 पर एनम। अब इनका भी ना कोई बेसिस हमें नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे निकालेंगे। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कैसे निकलेगा? 4,80,000, ठीक है, इसका भी कोई बेसिस क्वेश्चन में नहीं बोला है, डिवाइडेड बाई, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं गलत हो गया। सैलरी टू अदर स्टाफ देख लेते हैं यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो सैलरी आया है अदर स्टाफ का, वहां वो जो है वो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो हमें टोटल बताए ना कि एचएस का, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था वैसे। मतलब ये 840 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ऐड हो जाएगा, तो 660 प्लस 840 ये ऐड करने से हो जाएगा हम लोग का 1500, ठीक है, 1500। हम ये स्टार दे देते हैं और यहाँ इंटू करके वैल्यू लिखेंगे ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ नीचे स्टार देके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 120 360 ये तो यहीं से दिख रहा है, हम लिख रहे हैं, प्लस 180 प्लस यहाँ पर 840, तो ऑलरेडी 660 था, तो 60 40 100 और ये हो गया 900 और ये हो जाएगा 1500, ठीक है, तो यहाँ स्टार देके मैंने लिख दिया। इनटू हो जाएगा 120, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 360 और 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 180। देखते हैं कितना होता है। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 120, तो ये हो गया 38,000। फिर डिवाइड 120 इंटू 180 कर लेते हैं, 360 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1,15,200, 1,15,200। फिर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180, तो ये हो गया 57,600, साइंस स्ट्रीम का 57,600। अब टोटल भी कर लेते हैं, +1,152,00 प्लस 38,400, तो टोटल हो गया 2,11,200। अब ये वाला लिख लेंगे, 2,11,200, 2,11,200। तो यहाँ पर हो जाएगा अदर स्टाफ सैलरी हम लोग का 38,400 पहले आया था, 38,400, 1,15,200, 57,600, ठीक। फिर एग्जाम एक्सपेंडिचर, के बाद वर्किंग नोट नंबर 8, एग्जाम एक्सपेंडिचर पर एनम। एग्जाम एक्सपेंडिचर पर एनम देखते हैं कितना है, 10,80,000, ठीक है, 10,80,000। इसमें भी कुछ बेसिस नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन का जो बेसिस था वो ऑलरेडी सारा यूज हो चुका है, तो नहीं, इसमें शायद बोला था 2 बार करके एग्जाम होगा, हाँ बोला था, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे करेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, इसके नीचे निकालते टोटल एग्जाम कंडक्ट पर एनम, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, तो आर्ट्स सेक्शन में 2 बार एग्जाम होता है, तो 120 स्टूडेंट को एक बार एग्जाम के लिए अकोमोडेट करना, फिर 120 स्टूडेंट को 2 बार अकोमोडेट करना, मतलब 120 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है।
इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आर्ट्स में तो 120 ही स्टूडेंट है, लेकिन वो अगर 2 बार एग्जाम देंगे तो बेसिकली 240 स्टूडेंट को हमें एग्जाम के लिए एकोमोडेट यानी खर्चा करना पड़ेगा। फिर 360 इंटू 2, इनका भी डबल हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 180 इंटू 2 और 840 इंटू 2, 180 इंटू 2 प्लस 840 इंटू 2। अच्छा, 840 भी क्यों ले लिया, क्योंकि इस खर्चे में ऐसा नहीं कि सिर्फ एचएस सेक्शन का है, ठीक है। वो तो हमें पढ़ के समझ में आता है ना, क्वेश्चन में तो बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 720 प्लस 360 प्लस 840 इंटू 2, ये हो जाता है 1680। चेक करते हैं टोटल कितना हो जाए। 240 प्लस 720 360 1680 3000, ठीक है। 3000 जो है एग्जाम पर एनम कंडक्ट होता है जिसपे खर्चा होता है 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो पर एग्जाम का खर्चा इनटू आर्ट्स में कितने खर्च एग्जाम होते हैं कंडक्ट 240, इनटू हो जाएगा 240। साइंस में सेम तरीके से करेंगे, 10,80,000 कॉमर्स में ये वाला डिवाइडेड बाय 3000 इनटू ये हो जाएगा 720, और साइंस में सेम तरीके से 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 360। तो ये हो गया 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3000, 360 इंटू 240, 86,400, 360 इंटू 720, 2,59,200, और 360 इंटू 360 मतलब 129,600। टोटल कर लेती हूँ, 129,62592 प्लस 864 मतलब 4,75,200, मतलब 2 के बाद 2 जीरो, वो मैंने हटा दिया है तो वो लिख लेंगे 4,75,200, ठीक है। 4,75,200 टोटल, 4,75,200। अच्छा, यहाँ पर आ जा रहा है एक्सपेंडिचर का इंडिविजुअली अगर देखें तो ये हो जाएगा 86,400, 2,59,200 और 1,29,600। ओके, ये हो गया। फिर वर्किंग नोट नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 9, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 9 है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर एनम। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर एनम है 15,20,000, तो 15,20,000, और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, कुछ है नहीं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था जो कि था 1,500, ठीक है। अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में निकालना है, तो 15,20,000 डिवाइडेड बाय 1,500, और यहाँ पर मैंने सारे सेक्शंस के ले रखे हैं क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो है पूरे स्कूल का निकल के आया है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के वैल्यूज देख लेते हैं, 120 360 180, तो 120 360 और 180। चेक करते हैं कितना है। 15,20,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 120, तो ये हो गया 1,21,600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 360, 3,64,800 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180, तो ये हो गया 1,82,000, 1,82,400, और इसका टोटल 3,64,800
1,21,600, तो ये हो जाता है 6,68,800, लिख लेते हैं 6,68,800, 6,68,800, और इंडिविजुअली है 1,21,600, 1,21,600, 3,64,800 और 1,82,400। अभी भी दो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 10 देखते हैं ये किस चीज पे बोल रहे थे। वर्किंग नोट नंबर 10 हो जाएगा एनुअल डे एक्सपेंसेस पे। एनुअल डे एक्सपेंस पर एनम, एनुअल डे एक्सपेंस पर एनम है 4,50,000। एनुअल डे एक्सपेंसेस है 4,50,000, और ये जो एक्सपेंसेस है एनुअल डे, ये भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे निकालना चाहिए। कुछ नहीं बोलेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब का कुछ बेसिस बताया ही नहीं था। ठीक है, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू 120, 4,50,000 divided by 1,500 into 360, 4,50,000 divided by 1,500 into 180। तो पहली बात है डिवाइडेड बाय 100 करने से आता है 30, 30 इंटू 12, 36,000, 30 इंटू 36, 108, और उसके बाद 3 जीरो आ जाएगा, और ये हो गया 30 इंटू 18, 54, 54,000। तो 36 प्लस 54 प्लस 108, 1,98,000। चलो लिख लेते हैं 1,98,000, 1,98,000। और इंडिविजुअली वैल्यू से हम लोग का 36, 1,08,000 और 54, 36, 1,08,000 और 54। और लास्ट क्वेश्चन वर्किंग नोट नंबर 11, वर्किंग नोट नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या बोला है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस पर एनम, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंस है 1,20,000। ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे जाएगा क्योंकि इसका भी कोई बेसिस नहीं है, जो कि है 1,500। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है क्या करें, लेकिन यहाँ बता दिया था कि ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनुअल फंक्शन का खर्चा पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आर्ट्स का निकालेंगे तब 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500, डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू हो जाएगा 120। फिर यहाँ पर भी सेम 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,500 इंटू 360, 1,20,000 divided by 1,500 into 180, 1,20,000 divided by 1,500 into 120। तो ये हो गया 9,600, ये 9,600 divided by 120 into 360, 28,800, 28,800, और डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180, आधा हो जाना चाहिए 14,400, आधा हो गया 14,400 प्लस 28,800 प्लस 9,600, तो टोटल में हो जाएगा 52,200। अब लिख लेंगे 52,200, 52,200, ये हो गया मेरा टोटल खर्चा 52,200। और यहाँ पर बाकी खर्चा जो है 52,800 होना चाहिए। अच्छा 800, 52,800। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 9,600, 28,800
14,400। ठीक है, अब ये पूरा टोटल करने से देखो इसमें ये लेस हो जाएगा, हम एक दिखा देते, बाकी कैलकुलेशन भी सेम तरीके से होगा। 16,80,000 माइनस 84,000 प्लस 1,24,800 प्लस 43,200 प्लस 31,636 प्लस 38,400 प्लस 86,400 प्लस 121,600 प्लस 36,000 प्लस 9,600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,87,636। इस तरीके से करना है। बीच का जो माइनस है वो कैसे करना है वो भी मैंने एक एक कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, बाकी का मेरे पास डेटा है तो हम लिख देते, तुम लोग चेक कर लेना। अगर कुछ भी इश्यूज हो तो मुझे बता सकते हो कि ये जैसा लिखा है उसके हिसाब से आंसर नहीं आया, तो एक बार चेक कर लेना, तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। और ये टोटल हो जाएगा 89,82,400 आ गया। बस अब जो टाइम लगना है बस कैलकुलेशन पे लगेगा और कुछ नहीं। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर था 20,87,636 डिवाइडेड बाय, ये रुपीज है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 था 8 सेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद वाला खर्चा आया 34,32। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉमर्स सेक्शन में 360 और साइंस सेक्शन में 180। तो 180 यहाँ पर हो जाएगा 34,62,764 और टोटल का भी कॉलम बना लेंगे 89,82,400 ये टोटल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये तीनों स्ट्रीम का 660। अब इसके साथ इसको डिवाइड करना है। पहले पहला वाला दिखा देते कितना होता है। ये हो रहा है 17,396.97 पर स्टूडेंट। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन करने से आएगा 9,533 पर स्टूडेंट। चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 19,238 पर स्टूडेंट, 13,610 पर स्टूडेंट। ठीक है, ये हमें पूछा था, ये आंसर आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। अगर टोटल फीस हम लोग कितना करके लेंगे, टोटल फीस बता दिया था सेकंड वाले पे, 1,000 पर मंथ लेना है फॉर ऑल स्ट्रीम। तो 1,000 पर मंथ यानी ईयरली कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 12, सभी से एक ही जैसा लेना है, मतलब 1,00,000 1,000 इंटू 12 यानी 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 12,000 12,000। कॉस्ट जो है वो है, पहला वाला है 17,397, 6.9 को मैंने 97 कर दिया, 9,533 और 19,238। ठीक है, अब माइनस करने से ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि देखो लॉस हो जाएगा अगर हम लोग इतना रखेंगे फीस और इतना हमारा कॉस्ट आएगा, तो ये माइनस करने से आता है 5,397। ठीक है, इसमें प्रॉफिट दिख रहा है जो कि है 2,467, माइनस करोगे तो दिख जाएगा। और इसमें भी जो है लॉस है 7,238, जैसा पूछा था जो भी आया हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा दिया। और कॉस्ट अगर पर एनम कॉस्ट में अगर 10% प्रॉफिट जोड़े तो कितना होगा, तो पर एनम कॉस्ट तो कुछ इतना है, ये 12 मल्टीप्लाई किया है पर एनम लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब पर एनम है, तो 9,533 और 19,238 पर एनम कॉस्ट हो गया। और प्रॉफिट 10%, तो इसका 10% 1,739.7 आएगा, तो जीरो हो जाएगा। 9,503.3 तो 953, 1,923.8 1,923.8 तो 1,924। अब ऐड करने से आ जाता है 19,137, ये हो जाएगा 10,486 और ये ऐड करने से हम लोग का हो जाता है 21,161। ठीक है, तो डेटा मैंने थोड़ा सा एडिशन वगैरह और करके नहीं दिखाया, तुम लोग चाहो तो खुद भी कर सकते हो क्योंकि वैसे ही काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। वैसे तो आसान है, टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम आने का चांस मेरे हिसाब से देखो इतना सारा एडजस्टमेंट आना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इसमें से 4-5 एडजस्टमेंट काट के छोटा मोटा क्वेश्चन बना के दे ही सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेना है तुम लोग को क्वेश्चन, और जो कैलकुलेशन है वो एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ लगे कि हाँ यहाँ कुछ हमें लग रहा है कि जैसा है वैसा आंसर नहीं आया तो मुझे बताने से ही होगा, हम बता देंगे कुछ भी गलत अगर हुआ है तो।
ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आज बाय मैम। बाय।